Welcome dear students once again. In this video, I shall be discussing about mitochondria, a little bit about its chronology, its definition, occurrence distribution and ultrastructure. तो अगर हम बात करें क्रोनोलॉजी की तो हिस्टोरिकल इसका जो बैकग्राउंड है तो कोलिकर ने सबसे पहले 1880 में इनको डिस्कवर किया था एज ग्रेनुलर बॉडीज इंस्टेटेड मसल फाइबर्स ऑफ फ्लाइट मसल्स। तो इंसेक्ट की जो फ्लाइट मसल्स हैं उनके अंदर ग्रेनुलर बॉडीज के रूप में सर्वप्रथम कोलिकर ने इनको 1880 में खोजा था। 1882 में फ्लेमिंग्स ने इन फिलामेंटस माइटोकॉन्ड्रिया से इनको फाइला नाम दिया। ये जो क्रोनोलॉजी जो हिस्टोरिकल इसकी डेवलपमेंट है ये आपके नेट के पेपर के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है। कई बार उनसे क्वेश्चन इस तरह के पूछ लिए जाते हैं। एल्टमैन ने 1890 में बायोप्लास्ट नाम दिया इनको और उसने ये माना कि जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो कोशिका के अंदर एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के रूप में ही रहते हैं। सी बेडा ने 1898 में माइटोकॉन्ड्रिया टर्म कॉइन की थी इन ऑर्गेनेलिस के लिए, जो दो ग्रीक शब्दों से बनी है। माइटो जिसका मतलब है थ्रेड एंड कॉन्ड्रियोन मींस ग्रेन्यूल्स। तो इनकी थ्रेड लाइक एंड ग्रेनुलर जो अपीयरेंस है उसकी वजह से इनको माइटोकॉन्ड्रियन नाम दिया गया। मिशेलिस 1900 में माइटोकॉन्ड्रिया को जेनस ग्रीन बी स्टेन करते हुए सबसे पहले उसने इसका अध्ययन किया। 1904 में मीव्स ने माइटोकॉन्ड्रिया को प्लांट सेल्स में खोजा। 1912 में किंग्सबरी ने प्रिडिक्ट किया कि माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं ये कोशिका की रेस्पिरेशन की साइट्स हैं। मतलब यहाँ पे जो श्वसन है कोशिका श्वसन वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वारबर्ग 1913 ने रिपोर्ट किया कि जितने भी रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ एसोसिएटेड रहते हैं। पैलेट और जो स्टैंड ने 1935 के अंदर he described the electron microscopic structure of mitochondria। और हुग बूम 1948 में उसने आइसोलेटेड मेटाबॉलिकली एक्टिव जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको उसने आइसोलेट किया कोशिका से। फर्नांडिस एंड मोरा ने 1963 में F1 पार्टिकल्स को रिपोर्ट किया जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर उपस्थित है। 1965 के अंदर नास एंड एफजिलियस ने रिपोर्टेड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उपस्थित डीएनए को रिपोर्ट किया। रेक्कर 1967 में एटीपी सिंथेसिस की साइट्स F1 पार्टिकल्स हैं, ये रेक्कर ने 1967 में किया। तो इस तरह से जो है इनकी 1880 से कोलिकर के द्वारा खोज से लेकर अब तक इसके बारे में जो हमारी नॉलेज है उसमें निरंतर वृद्धि होती आई है। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये ग्रेनुलर फिलामेंटस और लाइट माइक्रोस्कोपिक साइटो माइक्रोस्कोपिक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिस हैं जो एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन लिए हुए होते हैं। जो लिपोप्रोटीनिशियस जो उसकी जो कंपोजिशन है मेनली वो लिपोप्रोटीन की होती है और इसके अंदर बहुत सारी मात्रा में एंजाइम्स और को एंजाइम्स स्थित होते हैं और यह सेलुलर रेस्पिरेशन की साइट है। मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन जो होती है वो इसके अंदर होती है। ये सेमी ऑटोनोमस हैं नेचर में, वी आल्सो कॉल देम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स। और ये कैपेबल हैं जो पोटेंशियल एनर्जी है फूड के अंदर जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी उपस्थित होती है उसको ट्रांसफॉर्म करने में केमिकल एनर्जी। तो जो हमारा फूड है उसको कन्वर्ट करते हैं एटीपी मॉलिक्यूल्स के अंदर। दिस इज द कन्वर्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। एटीपी के फॉर्म में उसको प्रोड्यूस करते हैं। ये जो सेलुलर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी वजह से इनको पावर हाउसेस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। इनके दूसरे नाम जो हैं वो हैं प्लाज्मोसोम, प्लास्टोकॉन्ड्रिया और वर्मिक्यूल्स। तो इन अन्य नामों से भी जो है माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। प्लाज्मोसोम
प्लास्टोकॉन्ड्रिया एंड वर्मीक्यूल्स। इसके बाद अगर इसकी अक्रेंस और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम बात करें तो मुख्यतः ये ऑर्गेनेली ऐसा ऑर्गेनेली है जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। तो दीज आर एब्सेंट फ्रॉम प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं लाइक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, पीपीएलओ, इन सब में ये उपस्थित होता है। ऑलमोस्ट सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये उपस्थित होता है एक्सेप्ट मैच्योर एंड ओल्ड मेमेलियन आरबीसी। तो कुछ जो आरबीसीज हैं मैच्योर, पर्टिकुलरली मैच्योर आरबीसीज को छोड़कर, और कुछ जो एनारोबिक प्रोटोजोन्स हैं उनको छोड़कर ये लगभग सभी जो स्तनधारी हैं उनके अंदर ये पाया जाने वाला ऑर्गेनेली है। ज़्यादातर कोशिकाओं में ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, परंतु कुछ कोशिकाओं में ये कोशिका के उन भागों में पाए जाते हैं जो मेटाबॉलिकली ज़्यादा एक्टिव पार्ट है कोशिका का, ताकि ये वहाँ पे तुरंत क्विकली एटीपी को जो है, जो भी सेलुलर एक्टिविटी गतिविधि जो भी वो पार्ट कोशिका का फॉर्म कर रहा है, उसको इमीडिएटली जितनी भी एनर्जी की एटीपी की जरूरत है वो ये उसको प्रोवाइड कर सके। इसलिए ज़्यादातर ये कुछ कोशिकाओं में एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही लोकेटेड होते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण के लिए देखें तो जो स्पर्म का फ्लैजुलम है उसकी जो एक्सोनीम है, तो जो इंटरनल उसका जो पार्ट है एक्सोनीम, उसके आसपास जो है माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, ताकि जब स्पर्म को मूव करना है तो जो फ्लैजुला को जब जो मूवमेंट के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो एनर्जी जो है तुरंत माइटोकॉन्ड्रिया उसको प्रोवाइड कर सकें। कॉन्ट्रेक्टाइल मायोफाइब्रिल्स के बीच में इंटेस्टाइनल जो कोशिकाएं हैं उनकी जो एब्जॉर्प्टिव सरफेस है वहां पे इनकी मात्रा अधिक होती है। पैरामीशियम की सीलिया का जो बेस है वहां पे इसकी इनकी मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया की ज़्यादा होती है। और जो न्यूरॉन की जो साइनेप्टिक नोब है, साइनेप्टिक नोब ऑफ न्यूरॉन, वहाँ पे इनकी मात्रा अधिक होती है, जो इसको जो नर्व ट्रांसमिशन है, नर्व इम्पल्स जो है उसमें जो ट्रांसमिशन है उसमें ये हेल्प करता है। किडनी ट्यूब्यूल्स जो होती हैं उनके बेसल रीजन में ये अधिक मात्रा में होते हैं ताकि वहाँ से ये सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कर सके। जो स्पिंडल फाइबर्स हैं कोशिका के अंदर उपस्थित होते हैं कोशिका विभाजन के समय में, वहाँ पे इनकी मात्रा अधिक होती है ताकि जो क्रोमोसोम्स को एनाफेज के मूवमेंट के लिए जो एनर्जी चाहिए वो उनको ये प्रोवाइड कर सकें। जो ग्लैंड सेल्स हैं उनकी जो सिक्रेटरी सरफेस है वहाँ पे ज़्यादा होते हैं, और जो सेल्स प्रोटीन सिंथेसिस में एक्टिवली इन्वॉल्व हैं उन कोशिकाओं के जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनके आसपास माइटोकॉन्ड्रिया की मात्रा अधिक संख्या में मिलती है। अन्यथा ये कोशिका के अंदर जो है लगभग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसके बाद हम इसके शेप साइज नंबर के बारे में बात करें तो जो शेप है इनकी उसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो जनरली ग्रेनुलर या फिलामेंटस होते हैं, जिसकी वजह से इनका जो नाम है माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा है। परंतु ये पियोमॉर्फिज्म शो करते हैं। पियोमॉर्फिज्म का मतलब है, मतलब एक तरह से मॉर्फिज्म, जो इनकी जो शेप एंड साइज है इसके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशंस शो करते हैं। ये वेसिकुलर हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, सॉसेज या डिस्क्वाइडल शेप हो सकते हैं, क्लब शेप्ड हो सकते हैं, जैसे रैकेट की शेप होती है उस तरह से। परंतु जो ट्राइपेनोसोम्स हैं उनके अंदर एक लूप जैसी फॉर्म में जो है माइटोकॉन्ड्रिया उनके अंदर जो है ये उपस्थित होते हैं। इसके अलावा जो शेप इनकी हालांकि बहुत अलग अलग टाइप की दिखाई देती है, परंतु एक कोशिका के अंदर ये एक ही प्रकार के शेप के पाए जाते हैं। इनका जो साइज है इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो विविधता है, साइज के अंदर भी इसके अंदर जैसे शेप के अंदर विविधता है उसी प्रकार से साइज के अंदर भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा विविधता मिलती है। और इनका जो साइज है वो रेंज करता है 0.2 से लेकर 2 माइक्रोमीटर तक या माइक्रोन तक डायमीटर, और जो इसकी लंबाई है वो 0.3 से लेकर 40 माइक्रोमीटर तक की इसकी जो है जनरल इसका साइज हो सकता है। मतलब छोटे से छोटा 0.2 माइक्रोन, 2 माइक्रोन, 0.2 से 2 माइक्रोन डायमीटर, और
जो लेंथ है 0.3 से 40 माइक्रोन तक जो होती है, परंतु जनरल जो साइज है वो इनका साइज होता है इट इज 0.5 बाई 2 to 6 माइक्रोन, मतलब 0.5 माइक्रोन डायमीटर और 2 से 6 माइक्रोन जो है वो इसकी लंबाई। जो इसका साइज है वो इसकी मेटाबॉलिक कोशिका की जो मेटाबॉलिक स्टेट है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और ये जो हैं ये दीज आर द सेकेंड लार्जेस्ट सेलुलर स्ट्रक्चर्स। स्मॉलेस्ट साइज माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो ईस्ट सेल के अंदर पाया जाता है, जिसके अंदर इसका जो साइज है 1 माइक्रोमीटर क्यूब के आसपास होता है, जबकि लार्ज साइज माइटोकॉन्ड्रिया 10 माइक्रोमीटर में मिलियन पेनक्रेटिक सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। जो लार्जेस्ट साइज माइटोकॉन्ड्रिया हैं 20 से 40 माइक्रोमीटर के, आर रिपोर्टेड इन साइट ऑफ राइट्राना पिपियंस के अंदर जो है, इनके अंदर जो साइज है 20 से 40 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। तो एनिमल सेल्स के अंदर दीज आर द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेलिस, सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेलिस इन प्लांट एंड थर्ड लार्जेस्ट। समटाइम्स अगर न्यूक्लियस को भी इसको अगर हम कंसिडर करें तो ये प्लांट के अंदर थर्ड लार्जेस्ट है, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट के बाद ये साइज में सबसे बड़े होते हैं। इनका अगर नंबर की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नंबर जो है ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में हाईली वेरिएबल है, परंतु डिफरेंट सेल्स ऑफ सेम ऑर्गेनिज्म, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर भी नंबर इज हाईली वेरिएबल, बट नंबर इज नियरली कांस्टेंट ऑलमोस्ट। एक पर्टिकुलर सेल टाइप की अगर हम बात करें तो ये नंबर जो है लगभग कांस्टेंट रहता है। जो नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया का ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ द सेल। कोशिका की जो मेटाबॉलिक स्टेट है उसके ऊपर इनका जो है नंबर वो डिपेंड करता है। जैसे जो ग्रोइंग कोशिकाएं हैं या जो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स हैं या डिवाइडिंग सेल्स हैं, ठीक है, जैसे जर्मिनेटिंग सीड्स, इनके अंदर जो इनका नंबर है बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में होगा, परंतु जैसे कोई डोरमेंट कोई इनएक्टिव सेल है जो मेटाबॉलिकली कम एक्टिव है, उनके अंदर इनका नंबर जो होता है, जैसे डोरमेंट सीड की बात करें, हम सीड है उसके अंदर इनका नंबर बहुत कम होगा। तो जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन सेल उनको दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड कॉन्ड्रियोसोम, ठीक है, इज अनदर टर्म यू मस्ट नोटिस। कॉन्ड्रियोसोम इज कलेक्टिवली ऑल जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया हैं कोशिका के अंदर प्रेजेंट उनको हम कॉन्ड्रियोसोम। जो माइक्रोमोनास है एक प्रोटोजोन है, इसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, केवल एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसी तरह से कुछ और भी ऑर्गेनेलिज हैं जैसे माइक्रोस्टीरियास, ट्राइपेनोसोमा, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, इन सब के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। परंतु जो स्पर्म है ह्यूमन स्पर्म, उसकी जो मिड पीस है उसके अंदर लगभग 25 माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। किडनी कोशिका के अंदर 300 से 400 माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। लिवर सेल के अंदर 1000 से 1600, और जैंट एमीबा कैवस कैवस के अंदर इनका नंबर जो होता है लगभग 50,000 के आसपास होता है। और सी अर्चिन के अंदर 1,40,000 से 1,50,000 माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और लगभग 3 लाख कई oocyte उसकी जो मेच्योर oocyte है उसके अंदर 3 लाख तक माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हो सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है 5 लाख एक कोशिका के अंदर, वो फ्लाइट मसल्स जो इंसेक्ट्स हैं उनकी फ्लाइट मसल्स के अंदर 5 लाख एक कोशिका के अंदर जो है मिटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हो सकते हैं। एंड कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड सार्कोसोम्स, उनको सार्कोसोम्स कहते हैं। तो जो प्लांट सेल्स हैं उनके अंदर कंपेरेटिवली इनका नंबर कम होता है, बिकॉज एटीपी इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय देयर क्लोरोप्लास्ट एंड आर लेस मेटाबॉलिकली एक्टिव देन एनिमल सेल्स। तो एनिमल सेल्स से क्योंकि प्लांट सेल्स कंपेरेटिवली लेस मेटाबॉलिक एक्टिव हैं, इसलिए उनके अंदर जो है कंपेरेटिवली कम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं अबाउट 25% ऑफ टोटल साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम। इज इन वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया, जो टोटल सेल का 25% जो सेल वॉल्यूम है उसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम बात करेंगे इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में, इसकी फंक्शनिंग, और जो दूसरे इसके फंक्शनिंग और इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे।